कहते हो कि गांव का मौसम गुलाबी है, यहाँ जुम्मन के घर में आज भी फूटी रकाबी है। बिहार का जनसंख्या 14 करोड़ होने जा रहा है। आप कैसे प्लान को रोकेंगे? ये सरकार इतनी नौकरी दी है, सरकारी नौकरी, कि पूरे भारत में इतनी सरकारी नौकरी नहीं मिली। आप कैसे प्लान को रोकिएगा? मेरा सवाल पांचों प्रतिनिधि से है कि आपने अभी तक अपने स्तर से समस्तीपुर के लिए क्या सेवा किया, अपने स्तर से, जो आपको वोट लोग देंगे अपने स्तर से। क्या बिहार कोई धर्मशाला है जो बाहर से लोग यहाँ के लोग बाहर जाके राजमिस्त्री का काम करेंगे, बाहर के लोग यहाँ के सरकारी जॉब करेंगे? वो तो लगता है कि सत्ता के सरोवर में सभी चिकने घड़े हैं, कुछ छोटे, कुछ उससे बड़े, कुछ सबसे बड़े हैं। आप हर साल नारा देते हैं कि हम चीनी मिल को खुलवाएंगे, जूट मिल को खुलवाएंगे, भोला टॉकीज पर गुमती बनवाएंगे। कितना आपने क्षेत्रीय स्तर पर विकास किया। हमको ये कहने में अभी कोई हिचक नहीं हो रही है कि अब्राहम लिंकन ने कहा था कि प्रजातंत्र मूर्खों का शासन। 15 सालों में 50 बेर स्टूडेंट लोग वहाँ गए कि हम लोग स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लिए थे, उसमें आप लोन माफ करने का आवाज उठाइए, सिर्फ आवाज उठाना। वो लोग 15 बार में एक बार भी सुने, वो लोग भगा देते हैं और बात करते हैं कि भाई डॉक्टर मनोज को नहीं पहचानता। वो तो एक उभरते सितारे हैं। आप लोकप्रिय कहते हैं विधायक को, लोकप्रिय नहीं, वो लाख प्रिय है। कि मैम आप भावी प्रत्याशी के रूप में हैं, तो आने वाले समस्तीपुर के रूप में आप क्या आने वाले समस्तीपुर के लिए आप क्या स्पेशल लाएंगी, और आपका जो विचार है, आपका जो प्रयास होगा, वो समस्तीपुर की जनता के लिए कितना प्रभावी होगा, और आप जो बातें बताएंगी वो क्या सच में विचार किया हुआ है या फिर अभी अपने मन से बोल रही हैं? आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। प्रभात खबर के इस चुनावी चौपाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारा ये अभियान जो हम ये प्रभात खबर का इलेक्शन एक्सप्रेस निकला है, इस महाअभियान के तहत हम बिहार के पूरे 243 विधानसभा क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। हमारी 3 टीमें, 3 गाड़ियां अलग अलग क्षेत्र में निकली हैं, जो 30,000 से अधिक किलोमीटर यात्रा कर रही हैं। हम लोग एक दिन एक विधानसभा क्षेत्र में गुजारते हैं, अलग अलग चौक चौराहों पर जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं और उनसे उनके समस्याओं को समझने का प्रयास करते हैं। और शाम को ठीक इसी तरह एक चौपाल लगती है जहां पर उस विधानसभा क्षेत्र की जनता मौजूद होती है और ठीक सामने मंच पर उनके जनप्रतिनिधि मौजूद होते हैं। यह चौपाल है, कोई डिबेट शो नहीं है। तो चौपाल में हम लोग सिर्फ चर्चा करते हैं। चर्चा जो पहले के चौपाल, पहले के समय में जो हमारे बड़े बुजुर्ग किया करते थे, चौपाल लगता था, ठीक उसी प्रकार के कॉन्सेप्ट को प्रभात खबर ने नए तरीके से उजागर करने का प्रयास किया है। हम लोग यहाँ के क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ अब से कुछ ही देर में यहाँ जो लोकल हमारे प्रतिनिधि हैं वो हमारे बीच होंगे। उससे पहले मैं एक बार जो ये कार्यक्रम जो हमारा प्रभात खबर का इलेक्शन एक्सप्रेस है और जिसके सहयोग से हमारा ये कार्यक्रम सफल आयोजित हो रहा है, उनका मैं एक बार धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा। हमारे इस कार्यक्रम के पावर्ड बाय वास्तु विहार, स्पॉन्सर्ड बाय राकेश मसाला और मीडिया पार्टनर डेली हंट है। मैं इन तीनों कंपनियों का बहुत धन्यवाद करता हूं। अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले मैं चाहूंगा कि पूरे फॉर्मेट को आपके बता दिया जाए कि हमारा ये कार्यक्रम कैसे आगे बढ़ेगा। हमारा ये कार्यक्रम 1 घंटे का है, जो कि एक तय समय सीमा है हमारे इस कार्यक्रम का। शुरुआत में जो भी मंचासीन अतिथि होंगे उन्हें हम 2-3 मिनट का वक्त देंगे एक एक प्रतिनिधि को। वो अपनी जनता को जो भी संबोधित करना चाहें, जो भी बात रखना चाहें वो रखेंगे। उसके बाद सीधा, चूंकि हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि लोगों के मुद्दों पर, लोगों की समस्याओं पर चर्चा हो, तो हम लोगों के बीच पहुंचेंगे और उनसे सीधा सवाल लेंगे और उस पर प्रतिनिधियों से प्रतिक्रिया लेंगे। सबसे पहले हम बुलाना चाहेंगे जनसुराज से अपनी बात रखने के लिए चेतना झाम जी हैं। तालियों के साथ इनका जोरदार स्वागत कीजिए। मैम अपने जी जदयू की तरफ से अपनी बात रखने के लिए डॉक्टर मनोज कुमार सिंह जी हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। आरजेडी की तरफ से बात रखने के लिए फैजुर रहमान फैज जी हैं। तालियों के साथ इनका जोरदार स्वागत कीजिए।
भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हमारे बीच मनोज गुप्ता जी हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगा। सराय स्टेज पर तालियों के साथ इनका भी जोरदार स्वागत करें। अंत में बीजेपी की तरफ से पक्ष रखने के लिए राम सुमरन सिंह जी हैं, उन्हें मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगा। तालियों के साथ जोरदार स्वागत कीजिए। अब एक छोटी सी सेरेमनी है। हम सभी जो जितने प्रतिनिधि हैं हमारे बीच, मैं प्रभात सर को जो हमारे समस्तीपुर के ब्यूरो हैं, मैं उन्हें इनवाइट करना चाहता हूं, वे आए और सभी मंचासीन प्रतिनिधियों को बुके के साथ स्वागत करें। सबसे पहले जनसुराज से चेतना झाम जी हैं, इनका बुके के साथ स्वागत करें। जदयू की तरफ से डॉक्टर मनोज कुमार सिंह जी हैं, बुके के साथ इनका स्वागत करें। आरजेडी की तरफ से फैजुर रहमान फैज साहब हैं, इनका स्वागत करें। भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य मनोज गुप्ता जी हमारे साथ हैं, बुके देकर इनका स्वागत करें। बीजेपी की तरफ से राम सुमरन सिंह जी हैं, बुके देकर इनका भी अभिनंदन। अब इस छोटी सी सेरेमनी के बाद हम अपने कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करते हैं। जैसा कि फॉर्मेट हमने पहले ही साझा कर दिया है कि शुरुआत समय में करीब 2-2 मिनट का वक्त आप सभी प्रतिनिधियों को है। आप जो भी अपनी जनता से जो भी संबोधित करना चाहते हैं, आप अपनी समस्तीपुर जिले के समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता को आप अपनी बात रखेंगे। शुरुआत चेतना जी आपसे करना चाहेंगे, बात रखें मैम। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम चेतना झाम है, समस्तीपुर में जन्मस्थली है। +2 मैंने होली मिशन से किया है और समस्तीपुर वुमेन्स कॉलेज की ग्रेजुएट हूँ। अपने बाल्य अवस्था से लेकर युवा अवस्था तक मैंने समस्तीपुर की गतिविधियों को ध्यान से समझा है और मैं ये समझती हूँ कि अब 2025 जो कि मिलेनियल एरा है, ये समय आ गया है कि अब हमारा समस्तीपुर भी विकास की ओर अग्रसर हो। बहुत सारी चुनौतियां हैं हमारे बीच। हमारे युवाएं हमेशा बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, लेकिन उनके जीवन के लिए हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह रहता है कि आखिर करे तो क्या करे एक युवा? नौकरी करे, व्यवसाय करे, करे तो कैसे करे? जिसके पास धन नहीं, या तो वो जमीन बेच के करे, जिसके पास जमीन नहीं तो फिर वो इंतजाम कैसे करे? स्ट्रक्चर तो कभी नहीं डाला चीजों पर, हमने बात मुद्दे की कभी नहीं की और शायद इसका भी शिकार मैं भी रह चुकी हूं, इसीलिए पलायन मुझे भी करना पड़ा। आज जनसुराज का जो ये मुद्दा पलायन को लेकर है, वो बहुत ही गंभीर मुद्दा है। हमसे हमारी जन्मभूमि छूटती है, हमसे हमारी मातृभूमि छूटती है, हमसे हमारे माता पिता छूटते हैं। हर साल एक यही चिंता होती है कि कैसे एक टिकट कटेगा और 10 दिन के लिए माता पिता के पास आदमी जाएगा और कुछ समय व्यतीत करेगा, छठ पूजा का ठेकुआ खाएगा, आशीर्वाद लेगा और फिर वापस आएगा, ये सोचने के लिए कि भाई परिवार को तो पालना है, फिर से काम करना है। पर सब राज्यों के मुकाबले बिहार भी तो एक राज्य है, समृद्ध राज्य क्यों नहीं हो सकता है? बात और चर्चा और मुद्दा यही विषय है। धन्यवाद। धन्यवाद चेतना जी। मनोज जी बात रखें सर, माइक को पास थोड़ा कर लेंगे। आप लोग सब लोगों को नमन है, हमारे समस्तीपुर की जनता को नमन है। मैं यहीं से पता लगा, मेरा गाँव है, वहाँ जन्म हुआ। उसके बाद मैं अपना प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही पढ़ाई किया। फिर
बीआरबी कॉलेज से +2 किया और वहीं ग्रेजुएशन करते हुए उसी समय मेरा मेडिकल में इंट्रेंस टेस्ट में हो गया, तो मैं गया मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया और एमबीबीएस करने के बाद फिर कुछ दिनों के लिए जॉब जब मेरा परमानेंट दिल्ली में लग गया सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो वहाँ चला गया। तो वहाँ जाने के बाद फिर मुझे मन नहीं लग रहा था कि ये कहाँ, अपने गांव ही बेटर है, चला जाए गांव, वो छूट नहीं रहा था। अच्छी सैलरी थी लेकिन लगता था कि नहीं, अगर हम यहाँ अपना ज़िंदगी तो अच्छे से जी सकते हैं, अपने बाल बच्चों का, फैमिली का, लेकिन समाज मेरा छूट जाएगा, मेरा गांव छूट जाएगा, ये भावना के साथ मैंने वहाँ रिजाइन कर दिया। और फिर पीजी में पीएमसीएच में एडमिशन लिया था, तो वहाँ से फिर पीजी करने का एमडी किया और फिर पटना में भी अस्पताल खोला और वहाँ अभी भी चल रहा है धाम हॉस्पिटल। उसके बाद मैं गांव तब भी आता रहा पिछले 8-10 सालों से। अपने गांव में संडे को देता था टाइम, एक दिन समाज सेवा के लिए, और समाज सेवा करते हुए मतलब एक दिन लगा कि एक अटैचमेंट बना रहे, लोगों में एक भावना जाए कि अपने गांव के लिए कुछ करना है, ताकि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें भी एक्साइटमेंट हो कि वो पढ़ाई करे, देखा देखी करे कि भाई कोई यहाँ से गांव से निकला है तो आके दे रहा है, समाज को सेवा कर रहा है। तो इसी सोच के साथ मैं संडे को संडे, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई प्रोग्राम हो, सबको कैंसिल करके आज भी पिछले 8-10 वर्षों में मैंने सिर्फ शायद 2 से 3 दिन ही होगा कि मैंने संडे को बंद किया होगा क्लिनिक। वो बस एक डिटर्मिनेशन है कि काम करना है, मन से करना है और पूरे मनोयोग से, काम के साथ साथ मतलब सेवा करना है, जनसेवा ही मेरी भावना है। फिर इसी में पटना भी चल रहा था अस्पताल, लेकिन मुझे लगा कि वहाँ मैं आधे दरों में, मैं ऐसे बता देता हूँ कि पूरे बिहार में उतना सस्ता इलाज कहीं नहीं है, जो मैंने एक ग्रुप बना के वहाँ खोला है अस्पताल। वो इस तरह के लोगों को ही जोड़ा था कि जो कि मैं इस सेवा से जुड़ा हुआ, तो लोगों को पता है हेल्थ सेक्टर में थोड़ा गड़बड़ी है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। इस वजह से इसी भावना से को लेके मैं वहाँ भी अस्पताल खोला और फिर समस्तीपुर में भी खोला, श्री रामचंद्र अस्पताल आदर्श नगर में जो है। तो मेरा यही भावना था कि वहाँ तो मैं दे रहा हूँ सेवा, लेकिन यहाँ के लिए क्या है। आज भी मैं उसी तरह से सेवा करता हूँ। पिछले 2.5-3 वर्षों से वो अस्पताल खुला है और ऐसे मैं सेवा तो यहाँ दे ही रहा हूँ, लेकिन वो अस्पताल विधिवत रूप लिया है उसको, तो उसमें उसी तरह इलाज होता है। जो गरीब है उसको पैसा नहीं है तब भी इलाज है, दवा का पैसा दिया काम चल जाता है, या कोई पैसा देने वाले तो देते हैं, इसी तरह उसमें कहीं कोई ये नहीं है। और इसी भावना के साथ मैं यहाँ पे पला बढ़ा और खेला कूदा। मेरी भावना है कि ये समस्तीपुर कर्पूरी ठाकुर जी की धरती है, यहाँ बहुत कुछ समस्तीपुर ने लोगों को दिया है, हमें भी दिया है, तो हमारा कर्तव्य बनता है यहाँ के समाज के लिए, यहाँ के लोगों के लिए कुछ करना। और इसी इच्छा से लगा कि अब राजनीति एक ऐसा रास्ता है जिससे बहुत कुछ आप आसानी से कर सकते हैं। जब गांव के मुद्दे गांव में जाएंगे तो जो परेशानियां हैं उसको दूर किया जा सकता है, जो कमियां हैं हमारी जिम्मेदारी है कि इसको सुधारा जाए। इस वजह से मैं नीतीश जी के साथ हमेशा से जुड़ा रहा, तो इस वजह से वहाँ मैंने सदस्यता अपनी सरकारी नौकरी रिजाइन किया और जदयू की सदस्यता ली, और साथ में अब जदयू के साथ काम कर रहे हैं। अब देखते हैं, और मेरी भावना एकदम स्पष्ट और क्लियर है कि जनसेवा करना है, चाहे जैसे हो। मेरे स्तर से जब तक हम हैं तब तो पहले भी कर रहे हैं, करते थे, कर रहे हैं और करेंगे, चाहे हम कोई जनप्रतिनिधि बने या नहीं बने, और ये काम अपना चलता रहेगा, आगे देखते हैं। ठीक है मनोज, ठीक, धन्यवाद। फैजुल साहब। नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं फैजुर रहमान फैज़, राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश महासचिव हूँ और यहाँ पे आपका प्रतिनिधित्व करने के लिए खड़ा हूँ। आप हमसे परिचित हैं, आप ही की उपज हो। आपने हर संघर्ष में हमारा साथ दिया और साथ देने के कारण आज मैं इस मंच पे हूँ। पूरे
बिहार में राजनीति का एक चेहरा बना हुआ हो। समस्तीपुर तमाम तरह की सामाजिक राजनीतिक भेदभाव और अतिक्रमण का शिकार रहा है। उम्मीद जगी जब इन लोगों ने कहा कि डबल इंजन की सरकार बनेगी तो विकास का एक नया रास्ता खुलेगा, विकास का उदाहरण बदलेगा। लेकिन हमने देखा, हमने आपके साथ कई चीज़ों को लेकर के संघर्ष किया, चाहे वो चीनी मिल की बात हो, शहर के बीचों बीच एक बड़ा उद्योग है, उसके लिए संघर्ष हुआ। चीनी मिल तो नहीं खुला, लेकिन चीनी मिल की ज़मीन को औने पौने दाम पर बेच दिया गया। उसको लेकर के भी हम आपके साथ सड़क पे रहे। जब जूट मिल करा रहा था, सरकार और मजदूरों के साथ तालमेल नहीं हो रहा था, तब भी हम आपके साथ संघर्ष कर रहे थे जूट मिल को लेकर के। और हम पर तरह तरह का आरोप लगाया जा रहा था कि जब हमारी सरकार थी तो हमने उद्योग पे ध्यान नहीं दिया, जब हमारी सरकार थी तो हमारी प्राथमिकता में सामाजिक न्याय था। हम वो जमीन तैयार कर रहे थे जिस पे गरीब, गुरबे, शोषित, पीड़ित, सामाजिक न्याय के हाशिए पे खड़ा हुआ हर वो इंसान खड़ा होकर के राजनीति कर सकता था, मुखिया, सरपंच, विधायक बन सकता था। हम उस जमीन को तैयार करने में लगे हुए थे। और जो जमीन हमको मिली वो बड़ी बंजर जमीन थी, बड़ी उथल पुथल वाली जमीन थी। लेकिन जब हम समस्तीपुर के प्रतिनिधित्व में आए तो हमने हर तरह से उन चीजों को उठाया जो समस्तीपुर के लिए जरूरी था, चाहे वो शहर का विकास हो, शहर में जाम की समस्या हो, फुटपाथ दुकानदारों के यहाँ पे बहुत सारे व्यवसायी साथी, हमारे संघर्ष के साथी हमारे सामने बैठे हुए हैं। गरीब फुटपाथ दुकानदारों को जब उजारा जा रहा था तो हम उनके साथ पक्ष के पहाड़ बन के खड़े हुए थे, हम उनकी लड़ाई लड़ रहे थे। और आज भी हमारा मानना है कि सरकार ने तुगलकी फरमान ला करके समस्तीपुर के आसपास के नागरिकों के पूरी आत्मा को कुचल दिया है। यह अभी पता नहीं चल रहा है यहाँ के लोगों को, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ दिनों के बाद जब उनके यहाँ टैक्स के होल्डिंग टैक्स का पर्ची जाएगा और तब उनको समझ में आएगा कि उनको आर्थिक तौर पे कितना उन पे बोझ डाला गया है। ऐसे जगह को नगर का क्षेत्र बना दिया गया है, महानगर का क्षेत्र बना दिया गया है विस्तार करके, बगैर किसी सोची समझी रणनीति के, बगैर कोई मास्टर प्लान बनाए हुए, सिर्फ टैक्स वसूली के लिए सरकार जनता पे जिस तरह का बोझ डाली है, ये एक बड़ी समस्या है। गांव का परिवेश है, गांव का क्षेत्र है, वहां की जमीन को, रजिस्ट्री को महंगा कर देना, बिजली के बिल को महंगा कर देना, उन पे होल्डिंग का टैक्स लगा देना, इस तरह की कई समस्याएं हैं। हम बार बार आवाज उठाते रहे कि शहर जो है वो पानी में डूबा हुआ है, एक बड़ा फंड चाहिए, आपके कई मंत्री हैं, प्रभारी मंत्री हैं, डबल इंजन की सरकार है, उसमें आगे आइए। वहां भी आगे नहीं आए। तो इन तमाम तरह की समस्याएं हैं, समस्तीपुर की आवाम कराह रही है। बगल में भोला टॉकीज चौक है, उसको लेकर के तमाम तरह की राजनीति हुई। हम उनका चर्चा नहीं करना चाहते, बस हम इतना कहना चाहते कि केंद्र में और राज्य में दोनों में आपकी सरकार है। आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। आप चाहते तो वो जो आडंबर आपने किया है, दिखावा किया आपने, लोगों को दिग्भ्रमित करने का, शिलान्यास का और क्या क्या चीजों का, वो धरातल पे भी उतर सकता था। कहीं ना कहीं आपकी नीयत में खोट है। विकास की बात आप करते हैं, लेकिन विकास आप करना नहीं चाहते हैं। समस्तीपुर की जनता को आप छल रहे हैं, बिहार की आवाम को आप छल रहे हैं। तो मैं
आने वाले दिनों में मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप मालिक हैं, निर्णय आपको करना है कि आने वाले दिनों में बिहार के सबसे निखरते हुए चेहरा, सबसे उद्यमान चेहरा तेजस्वी यादव, जिन्होंने अपने वादों को पूरा किया है, नेता प्रतिपक्ष हैं। आपने 17 महीने का मौका दिया और इन 17 महीनों में हमने जो वादा किया, आपसे जो वादा किया, हमने उसको पूरा करने का प्रयास किया और उस वादा को पूरा किया है। चाहे वो नौकरी का मामला हो, चाहे वो स्वास्थ्य क्षेत्र का मामला हो, चाहे वो जनगणना का मामला हो, चाहे वो आरक्षण की सीमा की लड़ाई लड़नी हो, चाहे वो डोमिसाइल नीति की बात हो, चाहे वो माई बहन को 2500 रुपया देने की बात हो, चाहे वो 200 यूनिट बिजली देने की बात हो। हमने वो बात की तो सरकार कम से कम हमारे पीछे पीछे चलने को मजबूर हुई, और हमारे बात पे जब हमने 200 यूनिट की बात की तो सरकार 125 यूनिट पे आई। हम 500 यूनिट की बात करते तो सरकार लगता है कि हमसे एक भूल हो गई, हम 500 यूनिट की बात करते सरकार 200 यूनिट पे आती। हमने कहा है कि 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। तो इन तमाम तरह के जो वादे हमने किया है, युवा आयोग बनाएंगे, जो युवा हैं परीक्षा देने जा रहे हैं उनके परीक्षा फॉर्म और उनका जो टिकट है हम उसको फ्री करेंगे, परीक्षा फॉर्म भरने में जो पैसा लगता है हम उसको फ्री करेंगे। पलायन, अभी हमारी साथी ने, जन स्वराज के साथी ने कहा कि पलायन पे तो हम पहले से बोलते आ रहे हैं, पलायन हमारे लिए बड़ी समस्या है। पलायन की बात तो हम शुरू से करते आ रहे हैं और कह रहे हैं कि पलायन को रोकना ये राज्य और केंद्र दोनों की जिम्मेदारी है। आपने हमको प्रहरी बना के रखा है, प्रतिपक्ष में रखा है, और अब प्रतिपक्ष की जो प्रहरी की भूमिका है, रहमान साहब, उसको हमने, मैं रोकना नहीं चाह रहा हूं, आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा, बस हमें थोड़ा सा समय का, उसको हमने पूरे हम लोगों के बीच भी जाएंगे, अभी भी 2 प्रतिनिधि बाकी हैं। उस प्रहरी की भूमिका को हमने पूरी ईमानदारी पूर्वक निर्वहन किया है। हम फिर आपकी अदालत में आएंगे और आपका जो निर्णय होगा वो सर आंखों पर होगा। जय हिंद। मनोज जी बात रखें सर। मेरा नाम मनोज कुमार गुप्ता हुआ, और हम समझते हैं कि जो भी हमारे सामने हमारे साथी लोग बैठे हुए हैं वो शायद मैक्सिमम लोग हमको जानते होंगे, इसलिए विशेष परिचय का जरूरत नहीं है। मेरा जन्म भी यहाँ हुआ है और मेरा अर्थी भी यही से उठेगा। हम भारतीय जनता पार्टी में जन्म लिए थे और भारतीय जनता पार्टी में रहकर मेरा अर्थी उठे और भारतीय जनता पार्टी का झंडा हमारे सबके ऊपर उड़ाया जाए, मेरा यही एक उद्देश्य है, यही मेरा कामना है। विशेष है, हम अपने पार्टी के बारे में, हम चूंकि संगठन से जुड़े हुए हैं, प्रदेश में कार्य समिति के सदस्य हैं, अपने बारे में कुछ बोलना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, अपने संगठन के विषय में कुछ बोलना चाहेंगे। हमारे मित्र फैज भाई जो अपने मन से जो भाषण दिए, हम नेता नहीं हैं, हम कार्यकर्ता हैं, हम भाषण देते नहीं, भाषण सुनते हैं। और आप जो भी बात बताए उस विषय में एक लाइन बोलना चाहेंगे कि यहाँ की जनता ने आपको मौका दिया, आपको इस विधानसभा से चुनकर विधानसभा का सदस्य बनाया, इसलिए कि यहाँ के कमी को आप विधानसभा सदन में चर्चा करें और उसको पूरा करें। आपने बड़ा प्रेम से, अस्थिर से भाषण के दरमियान सारा नगर निगम का कमियां जो बताए, उसे कमी को आपके जो समस्तीपुर के आरजेडी के विधायक हैं शाहीन जी, वो कितने बात को सदन में रख पाए आज तक, उस विषय में आपसे पूछना चाहेंगे। दूसरा नंबर की डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी राजद का एनडीए का सरकार है और बिहार में भी एनडीए का सरकार है। और आप याद कीजिए 2005 से पहले जब आपके सरकार, लालू यादव की सरकार यहाँ थी, तो उस समय लोग का क्या कहना था, आज भी जो उस समय का देखा हुआ काल है, आज जो भले ही 16 साल का या 17 साल का जो लड़का है वो नहीं देख पाया, वो नहीं बता पाएगा, लेकिन हम लोग देखे हैं उस काल में आपने क्या क्या किया, इस विकास का काम में
आप जो बोलते हैं क्या विकास का काम हुआ, तो विकास का काम तो यही हुआ कि हम यहाँ से जब पूर्णिया जाते थे तो सुबह में चलते थे तो कल होकर सुबह में पहुंचते थे, लेकिन आज जब सुबह में नाश्ता करके चलते हैं तो दोपहर का खाना वहां जाके करते हैं। अंतर यही आया है। आप ट्रेन में बैठिए तो, रोड से चलिए तो, जिस ढंग से मोटरसाइकिल से अपने गाड़ी से चलिए तो यही हाल मिलेगा। कहीं भी आप जहां 12 घंटा 14 घंटा का सफर करते थे वहां 3 घंटा 4 घंटा में आप तय कर लेते हैं। विकास यही है मेरे बिहार का। और कई एक नया योजना जो भारत सरकार ने दिया, अभी भी मोदी जी आए थे, फिर अभी आने वाले हैं, और जो बिहार को जो सौगात दिए हैं, शायद कोई सपना में भी नहीं देख पाया था कि ऐसा भी हमारे बिहार में हो पाएगा। साथ साथ अभी चुनावी समय है, चुनाव के विषय में भी हम 2 लाइन बोलना चाहेंगे कि हमारे एनडीए के जो कैंडिडेट है यहाँ से लड़ेंगे। चूंकि शहर है और शहर में बुद्धिजीवियों की संख्या ज़्यादा होता है, पढ़े लिखे लोग होते हैं, व्यापार करने वाले व्यापारी लोग होते हैं, उनका वोट बहुत सोच समझ कर लोग देते हैं। तो एनडीए में जो 10 सीट समस्तीपुर जिला में है उसमें हमारे नेता, हम अपने इस मंच से भी मांग करेंगे कि प्रत्याशी को सही दिया जाए तो 10 में 10 सीट हम लोग एनडीए की झोली में देंगे, इसमें कुछ शंका वाली बात नहीं है। लेकिन अगर हमारे नेता अगर गलती करेंगे तो शायद उसमें अंतर पड़े। तो हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, इसलिए कि हमारे फैज भाई बहुत समय ले लिए, इनको टोकना पड़ा। इनका समय अपने तरफ से हम आप इनको देते हैं, अपनी बात को खत्म करते हैं। धन्यवाद मनोज जी। राम सुमरन जी बात रखें सर। मैं राम सुमरन सिंह, वैसे तो मैं किसान परिवार से हूँ और व्यापार के संदर्भ में समस्तीपुर आया। समस्तीपुर मेरा जन्मभूमि नहीं है लेकिन कर्मभूमि है। माइक को पास कर लीजिए सर, आवाज। जिस प्रकार भगवान कृष्ण का लालन पालन यशोदा माता के पास हुआ, उसी प्रकार मेरा शरीर में एक एक कतरा, एक एक खून में पूर्ण रूपेण एक एक रोम पर समस्तीपुर वासियों का अधिकार है। मैं उसका सदा कर्जदार हूं, इसलिए कि मुझे सवारा और बनाया यहीं गया है, मैं यहीं पला और बढ़ा। बात वैसे मैं भाजपा से 1986 से जुड़ा हुआ हूं, और जो यहाँ पे पुराने लोग होंगे तो राम लखन साहनी जी का नाम जानते होंगे। वो मेरे यहाँ से जाके खड़ा हुए थे, पहला वोट मैंने अपने जिंदगी का उनके ही कमल छाप पर दिया था। और उसके बाद मैं संघ में व्यवस्था, जिला व्यवस्था प्रमुख रहा, 2 वर्ष प्रशिक्षित हो। किसान और व्यापारी तो हूँ, लेकिन मन मेरा समाज कार्य में जितना लगता है उतना व्यापार और खेती में नहीं लगता है। इसलिए मैं सबसे अपने आप को धनवान समझता हूँ कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, और समाज के सेवा के लिए मैं हर हमेशा तत्पर रहता हूँ। हमसे जो भी बन पड़ेगा मैं वहाँ कभी भी अपना कदम को पीछे नहीं खींचूंगा। हर हमेशा समस्तीपुर शहर हो या समस्तीपुर जिला हो, मैं उसके लिए सदैव लगा हुआ रहूंगा। मैं एक सेवक के रूप में काम करता रहूंगा। बस इतना ही मेरा कहना है। धन्यवाद सिंह साहब। अब एक ये, जैसे आपके प्रतिनिधि जो भी संबोधित करना चाहते थे, जो भी अपनी बात रखना चाहते थे, रख लिए हैं। बातों बातों में कुछ मुद्दे यहीं से निकल के आ गए हैं। जैसा मैंने नोट किया है, जनसुराज से चेतना जी बात रखते हुए कह दी कि पलायन की स्थिति बहुत है। दूसरी बात, बीजेपी की तरफ से यह कहा गया कि वर्तमान यहां के जो विधायक हैं आरजेडी से हैं, तो कितनी बार सदन में उन्होंने कई मुद्दे यहां से संबंधित रखे हैं। दोनों पे प्रतिक्रिया चाहेंगे, लेकिन उसके बीच चूंकि मैंने वो नोट कर लिया है, सीधा लोगों के पास पहुंचते हैं, आपसे सवाल लेते हैं, उसके बाद प्रतिक्रिया लेंगे, उसी बीच में इन दोनों मुद्दे पर भी ले लेंगे। आप सभी के पास जो भी सवाल हो अपनी सीट पे बैठे हुए बस हाथ ऊपर करेंगे, सीधा हम आकर के आपसे सवाल लेंगे। आप चाहे तो एक बार में 2-3 सवाल भी रख सकते हैं। बताइए, जिनके पास भी सवाल हो, हम पहुंच रहे हैं।
नाम बताइए और किनसे सवाल है पूछिए। खड़े हो जाइए, हाँ कैमरा माइक पकड़ने के लिए। मेरा नाम निरंजन हुआ। मेरा सवाल पांचों प्रतिनिधि से है कि आपने अभी तक अपने स्तर से समस्तीपुर के लिए क्या सेवा किया, अपने स्तर से, जो आपको वोट लोग देंगे अपने स्तर से। ठीक है, ठीक है। सवाल सर, नाम बताइए। मेरा नाम बबलू कुशवाहा हुआ और मैं फैज भाई से एक सवाल पूछना चाहता हूं। अभी अच्छा बात बताए कि यहाँ पलायन का मुद्दा है और बेरोजगारी की समस्या है। हम ये और चीनी मिल पर ही ज़्यादा फोकस किए हैं। हम ये फैज भाई से जानना चाहते हैं कि चीनी मिल आखिर समस्तीपुर में बंद कब हुई, ये बतावे। फिर एक और क्वेश्चन किए थे कि हमारे प्रत्याशी जो हैं अभी इंडी गठबंधन के, वो रोजगार के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में चर्चा किए। हम ये भी जानना चाहते हैं स्वास्थ्य में उनका कितना योगदान रहा, क्योंकि हमारी एज अभी 48 के आसपास है और लालू जी का भी 15 साल का शासन देखा और नीतीश जी का 20 साल से शासन देख रहा हूँ। लालू जी के शासन में बेड पे कुत्ता बैठता था, आज नीतीश जी के यहाँ मतलब हॉस्पिटल पूरा भरा हुआ रहता है। ठीक है, उसके बाद रही एक और सवाल है उनसे। हमारे इंडी गठबंधन के ही नेता थे शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर, डॉक्टर कहाँ से लगा नहीं मालूम, लेकिन चंद्रशेखर जी थे। उन्होंने एक सवाल किया था कि बिहार में कोई योग्य उम्मीदवार नहीं है, इसलिए हमको बाहरी लाना पड़ेगा। क्या ये मैं तेजस्वी यादव जी से भी मतलब इनके मार्फत सवाल पूछना चाह रहा हूँ, तेजस्वी यादव से पूछ रहा हूँ, क्या बिहार कोई धर्मशाला है जो बाहर से लोग यहाँ के लोग बाहर जाके राजमिस्त्री का काम करेंगे, बाहर के लोग यहाँ के सरकारी जॉब करेंगे? एक सवाल और है हमारे जन स्वराज के उम्मीदवार से कि मैम एक बात हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपके द्वारा पूरा ग्रामीण एरिया में खास करके महिलाओं के बीच जो एक कार्ड बांटा जाता है और उसमें कहा जाता है कि चुनाव से नवंबर में हमारी सरकार बनते ही आपको 20,000 रुपया दिया जाएगा, क्या ये उस कार्ड का थोड़ा अर्थ समझाएंगे? ठीक है, धन्यवाद। ठीक, सवाल है, पहुंच रहे हैं जी। जी सबसे पहले तो सवाल से पहले हमको तो लगता है कि सत्ता के सरोवर में सभी चिकने घड़े हैं, कुछ छोटे, कुछ उससे बड़े, कुछ सबसे बड़े हैं। तो सवाल बड़ा सोच समझ के पूछना चाहते हैं कि क्या सवाल पूछे। अभी हमारे विभिन्न राजनीतिक दल के लोगों ने चर्चा किया, मुख्य रूप से हमारे फैज भाई ने कहा कि पूरी विरासत उन्होंने बता दी कि कैसे बिहार का विकास हुआ। लेकिन आप ये बात बताइए कि 3 साल से 3 टर्म से आपके पार्टी के यहाँ पे विधायक हैं, आप हर साल नारा देते हैं कि हम चीनी मिल को खुलवाएंगे, जूट मिल को खुलवाएंगे, भोला टॉकीज पर गुमती बनवाएंगे। कितना आपने क्षेत्रीय स्तर पर विकास किया। मैं तो ये समझता हूँ कि सिर्फ विधायक फंड से जो पैसा खर्च होता है वही हमको शिलान्यास सोशल साइट पे देखने को मिलता है। इससे आगे आपकी पार्टी क्या कर रही है, क्योंकि आप तो राज्य स्तर के लोग हैं, आप तो प्रदेश महासचिव हैं हमारे, और बीजेपी के साथी जो बोले हैं, मनोज जी बोले हैं और भी बोले हैं, आप लोग भी हर वर्ष तो बात करते हैं चुनाव की, तो जनता के बीच में जाते हैं, लेकिन हमको तो लगता है कि विकास को लेकर के चुनावी मुद्दा बनता ही नहीं है। आप तो कभी गाय को घास खिलाते हुए फोटो डाल देते हैं चुनाव चिन्ह पर, तो ये क्यों बदलता है? आखिर हमको ये कहने में अभी कोई हिचक नहीं हो रही है कि अब्राहम लिंकन ने कहा था कि प्रजातंत्र मूर्खों का शासन है। तो ये चुनाव के समय में आप लोग आते हैं और विकास का तो कोई बात ही नहीं करते हैं। तो आप सभी लोग ये हमको बताइए कि कब ऐसा चुनाव होगा, समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र की बात को छोड़िए, पूरे बिहार के अंदर में, जो कि इतना प्रभावशाली राज्य है, जिसको हम गौतम महाबुद्ध की बिहार कहते हैं। बड़ा गर्व से जब हम दूसरे प्रदेश में जाते हैं तो हम कहते हैं कि राष्ट्रपति को मैंने जन्म दिया। उसमें कम ऐसा प्रतिनिधि होगा जो कि विकास पर चुनाव जीत करके आएगा। ठीक है, क्वेश्चन ठीक है, ठीक है। इधर से एक सवाल था जी, भाई साहब नाम बताइए और सवाल। सर मेरा नाम तरविंदर हुआ, मैं इसी स्कूल का शिक्षक भी हूँ और व्यवसायी भी हूँ। मैं खास करके जनप्रतिनिधि जो खड़े हैं, जो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, जैसे चेतना जी हैं, हमारे बड़े भाई राजद वाले हैं, और 1985-86 में मैंने मैट्रिक किया और 1985-86 तक कांग्रेस का राज था। उसके बाद लालू जी का नाम उजागर हुआ, लालू जी आए,
लेकिन अपनी होश में 20 वर्ष की उम्र के बाद मैंने अपने होशो आवास में जितनी गुंडागर्दी उस समय देखी थी, मैं बिल्कुल किसी से डरता नहीं हूं सर। और उसके बाद सड़क का बुरा हाल था, ऐसे ऐसे रोडें थी। पटना हम जाते थे मोटरसाइकिल से, बुरा हाल, 6-8 घंटे में पहुंचते थे। आज मैं 4 दिन पहले पटना से 11 बजे रात में बिल्कुल अकेले अपनी 4 व्हीलर से चला हूं, बिल्कुल निर्भय होकर। मुझे मेरी वाइफ ने मना किया, लेकिन मैं कहा अरे यार अब थोड़ी ये सब गुंडागर्दी होती है, और मैं 2-2.5 घंटे में अपने घर पहुंच गया। सवाल किससे है और क्या सवाल? इन्होंने कहा कि विकास, पलायन, काम तो हुआ है, सड़कें बनी हैं, बिजली 24 घंटे रहती हैं। मेरे रिश्तेदार पंजाब में भी रहते हैं, इतनी बिजली अच्छी जितनी बिहार में रह रही है वहां भी नहीं है। और पलायन उस समय भी था, और पलायन लेकिन कमा तो जरूर है, क्योंकि शिक्षक बने हैं, 6-6 लाख टीचर बने हैं, सिपाहियों को नौकरी मिली है, काम तो हो रहा है। काम तो हो रहा है, आपका सवाल क्या? लेकिन जब काम हो रहा है हम क्यों सरकार बदल दें? ठीक, सवाल बहुत क्लियर नहीं हुआ मुझे। ठीक है, जो 4-5 मुद्दे आए हैं, इसके बाद जब सेकेंड राउंड में आएंगे जिनका भी सवाल बचा होगा लेंगे। सवाल है सर, 2-3 मुद्दे प्रमुख रूप से आए। एक तो सवाल इधर से आया कि चीनी मिल आखिर बंद कब हुआ, आपसे सवाल किया गया। दूसरा ये उनका कहना है, सामने से सवाल आया कि मुद्दा क्या होगा विकास का। एक तो ये आया कि कब आखिर लोग, जब यहां के लोग होंगे, उन्होंने कहा तेजस्वी यादव से ये पूछना चाहते हैं कि आखिर कब तक बिहार को बाहरी कहा जाएगा, बाहरी से कब तक उम्मीदवार लाया जाएगा, विकास पे कब चुनाव लड़ा जाएगा। 2 सवाल मुख्य रूप से सामने आए हैं। उसके बाद जो हमारे पास टॉपिक और नोटेड है, मैं उस पर जवाब और भी प्रतिनिधियों से लूंगा। देखिए, समस्या यही खड़ी हुई है कि लोग जब डिबेट में आते हैं तो डिबेट में डिबेट करने लगते हैं। बहुत अहम सवाल है कि चीनी मिल बंद कब हुआ। आप ये पूछे कि जब चीनी मिल बंद हुआ, आप मुख्य तौर पे ये जानना चाहते हैं हमसे कि उस समय आपकी सरकार थी। मैंने अपने बातों में पहले ही कह दिया कि मैं किस व्यवस्था से लड़ रहा था, और जिस समय मैं उस व्यवस्था से लड़ रहा था, ये हमारे साथ थे, भारतीय जनता पार्टी उस समय हमारे साथ थी। मैं कांग्रेस की जो व्यवस्था बनी हुई थी उस समय, मैं उससे लड़ रहा था, और मैंने पहले ही कहा कि हमारे लिए मुद्दा क्या था, प्राथमिकता में, और उस प्राथमिकता में लड़ रहा था। बंद हुआ, और कहीं ना कहीं हमने उन चीज़ों को खोलने का प्रयास नहीं किया, तो जनता ने, आप मतदाता मालिकों ने मुझे नकार करके और एक नई सरकार को चुना। और वो नई सरकार पिछले 20 साल से केंद्र में भी, उस समय मैं केंद्र में नहीं था, उस समय मैं केवल बिहार में था, और बिहार में भी मैं गठबंधन की सरकार को लेकर के आया था। आज आप डबल इंजन की सरकार को लेकर के आए, और मैं संघर्ष कर रहा हूं। हमने तो बंद किया, आपने बेच दिया उसको। सवाल है कि हमने बंद किया और आपने खोला नहीं, उसको बेच दिया, कौड़ी के भाव में बेचा। मैंने, फिर डिबेट की बात नहीं है, मैंने प्रस्ताव दिया था, जूट मिल में इसी तरह का एक ये हो रहा था, मैंने प्रस्ताव दिया था कि जितना वो व्यापारी दे रहा है उतना मैं समस्तीपुर का नागरिक, उतना मैं दे दूंगा, मुझे दे दो, मैं यहाँ चीनी मिल के लिए या किसी उद्योग के लिए प्रयास करूंगा। आप समस्तीपुर के लोग हैं, आप जानते हैं उस जमीन की क्या वैल्यू है, आपने उसको कौड़ी के दाम में बेच दिया। दूसरी चीज आपने कहा बाहरी, हमारे मित्र, हमारे साथी, मित्र इसलिए बोल रहा हूं कि सामाजिक और राजनीतिक तौर पे वो आपके लिए, हमारे लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम सब आवाम के लिए संघर्ष कर रहे हैं, यहाँ के लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए इस सब में खड़ा हर व्यक्ति हमारा साथी है। मैं अपने साथी की बात को आगे बढ़ाता हूं, भाई राम सुमरन सिंह की बातों को आगे बढ़ाता हूं कि वो जब यहाँ आए, और वो भी उन्होंने कहा आप उनको बाहरी समझते हैं, जब वो यहाँ आए, यहाँ के दर्द में, यहाँ के मर्म में मिल गए, यहाँ के संघर्ष में शामिल हो गए, तो फिर बाहरी क्या भीतरी क्या? यहाँ के लोगों के लिए जब संघर्ष कर रहे हैं तो बाहरी क्या भीतरी क्या? आप उनको चुन करके भेजते हैं, वो विधायक बनते हैं, आपके द्वारा चुन करके जाते हैं तो विधायक बनते हैं। दूसरी बात, हमारे साथी, हमारे सहयोगी बबलू जी ने सवाल किया, बबलू ने जो कहा कि 3 बार के विधायक है, निश्चित तौर पे आपने उनको 3 बार का विधायक बनाया, और विधायक ने 3 बार जीतने के बाद आपके मत से जीते, और सदन में आप सदन का डिबेट का ये उठा करके देख लीजिए, चाहे वो चीनी मिल की बात हो,
चाहे शहर के जाम की बात हो, चाहे पुल पुलिया की बात हो, चाहे भोला टाकीज की बात हो, उन्होंने सदन में चीख चीख करके कहा, सदन में आवाजों को उठाया। ये तो पटल पे रखा हुआ है, आप जाएं उठाएं और देख ले। ठीक है, कब विकास पे बात होगी? एक सवाल ये भी आया बबलू जी का, विकास पे कब बात होगी? हम तो कहते हैं कमाई, दवाई, सिंचाई, पढ़ाई। हमारे नेता की बात ही, आप हिंदू मुस्लिम से बाहर तो निकलिए। हम तो चाहते हैं विकास पे बात हो, लेकिन आप उससे बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। आज विकास पे राजनीति ला करके किसी ने खड़ा किया है तो तेजस्वी यादव ने खड़ा किया है। पूरे बिहार में आज विकास की बात हो रही है तो ये तेजस्वी यादव का देने की विकास पे बात हो रही है। डॉक्टर साहब आपके पास पहुंचेंगे, चूंकि जो सवाल आया है सामने से वो सभी प्रतिनिधियों के लिए भी आया है, हम पहुंचेंगे। अपने पास सवाल है, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। एक और चीज सर, एक और चीज मैं पूछना चाहता हूं। जैसा लोगों ने कहा कि जब भी चुनाव होता है, मैं यहां पे एनडीए गठबंधन से भी ये सवाल रखूंगा कि जब भी सामने से सवाल आया, जब भी चुनाव होता है तब ये चीनी मिल का मुद्दा उठता है, ऐसा क्यों? देखिए, सिर्फ चीनी मिल का नहीं मुद्दा उठता है, चीनी मिल का मुद्दा बीच बीच में भी उठता है, सड़क पे भी उठता है, सदन में भी उठता है। भोला टाकीज का मुद्दा, कई एनजीओ के साथी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, कई सामाजिक अलग संगठन के साथी हैं, वो बीच बीच में भी उठाते हैं मुद्दा और उसके लिए संघर्ष होता है। आप उसको छापते रहे हैं, प्राथमिकता से आप उसको छापते रहे। सिर्फ चीनी मिल की बात नहीं है जी। क्या मेडिकल कॉलेज को लेकर के हम सड़क पे नहीं थे? हम नहीं चाह रहे थे कि मेडिकल कॉलेज समस्तीपुर हेडक्वार्टर में हो। हम तो आवाज उठा रहे थे, हम धरना पे बैठे हुए थे इसी हाउसिंग बोर्ड के मैदान में। आपने उसको प्राथमिकता से छापा। हम उस समय भी संघर्ष कर रहे थे कि मेडिकल कॉलेज हेडक्वार्टर में हो, उसको सुदूर जगह पे जहां ले आकर के बना दिया है, वहां ओपीडी ठीक से नहीं चल रहा है, वहां कोई काम नहीं, वहां एक्सरे तक की व्यवस्था नहीं है। साहब, आपने दीवार खड़ा कर दिया है, आपने हजारों करोड़ रुपया ले आकर के वहां इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, बर्बाद किया है। और यही चीज आप हेडक्वार्टर में रखते, लोगों को ट्रेन की, बस की सुविधा थी, वो यहां आते, इलाज कराते, लेकिन आप वोट की राजनीति करते, आप दबाव की राजनीति करते, तो विकास की बात कहां से? ठीक है फैजुल साहब। डॉक्टर साहब ये बताइए, लोग कह रहे हैं, सत्ता पक्ष पे भी सवाल है कि आखिर जब ये हम समस्तीपुर विधानसभा में हैं, यहां का बड़ा मुद्दा चीनी मिल और जूट मिल का बहुत ज्यादा उठ रहा है। इनका कहना है कि बार बार आप लोग चुनाव के समय में ही आकर के ये मुद्दा क्यों उठाते हैं? देखिए, चीनी मिल बंद हुआ, आप लोग को पता है किस काल में बंद हुआ, क्यों बंद हुआ। सब जानते हैं कि यहाँ से लोग पलायन करने लगे, व्यापारी भी भागने लगे, जो दहशत का माहौल था। अब उस माहौल में कोई कैसे करेगा व्यापारी? और उसके बाद आप कहिएगा कि बिक गया, बिकने का भी बात करेंगे ना, तो वो भी पहले शुरू हो चुका था, पहला चीज। दूसरा कि जब बिक रहा था, अगर कुछ भी बिक रहा है, आप पता करेंगे तो जड़ में जाएंगे तो आज भी वो कहीं ना कहीं वो आतंक छुपा हुआ है, जो उसको खरीद रहा है, कुछ गड़बड़ कर रहा है और उसको ले रहा है, और कहीं ना कहीं किसी का समर्थन है। और पता करिएगा तो आपको पता चलेगा कि इनके समर्थन से ऐसा होता है। हमारा सरकार विकासशील सरकार है। आप देखेंगे तो पूरा ग्रोथ रेट उठा के देखेंगे तो बिहार का जो ग्रोथ रेट है, एक आध राज्य को छोड़ देंगे तो सबसे ज्यादा है ना। अगर आप हेल्थ की बात करेंगे, हम भी जल्दी बात समेटिएगा। हम मैं बता रहे हैं मेडिकल कॉलेज की जहां तक बात किए, मेडिकल कॉलेज जब मैं सेलेक्ट हुआ था, 6 मेडिकल कॉलेज था, सब में 50-50 सीट। अगर आपका 150 के बाहर रैंक है तो एमबीबीएस मिलता भी नहीं था। आज बताते हैं, आज 15 मेडिकल कॉलेज हो गया है जो कि चालू है, और 15 मेडिकल कॉलेज में लगभग 2000 सीट से प्लस है। और आज 2000 के बाद भी मिलता है लोग को, 2000 रैंक में, जनरल रैंक में एमबीबीएस मिल जाता है। ये विकास है, ये 20 वर्षों में इतना, जो कि अगर आप देखेंगे पिछले 15 साल का, मैं ऐसे ही एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर जल्दी समाप्त कीजिए, सवाल लेंगे। 90 से लेके 2000 तक, 2000 तक या 2005 तक एक भी ना मेडिकल कॉलेज में सीट भरी है, और ना ही रोड, जो भी आप जानते हैं सब कुछ गड़बड़ ही। ठीक है फैजुल साहब जी, मैं पहुंच रहा हूं। इस पे अभी प्रतिक्रिया जब आपके लिए सवाल आएगा उसी के साथ में दे दीजिएगा। मैम, जब तक मैं सवाल ले रहा हूं, ये बताइए, आखिर बिहार में विकास पर चुनाव कब लड़ा जाएगा? नई पार्टी है, क्या विजन है, कब लड़ा जाएगा आखिर विकास के मुद्दे पर चुनाव? आज पहली बार ये प्रश्न उठा है और इसका आंसर भी है 2025। इस बार विकास के मुद्दों पर लड़ा जाएगा।
परिस्थिति ये है, मैं आपको बताती हूँ चारों प्रश्न। इन्होंने पूछा निजी स्तर पर आपने क्या क्या किया, सभी प्रत्याशियों से आपकी ये मांग थी। सर ने पूछा पीएलसी कार्ड के बारे में बताइए, उन्होंने पूछा विकास के स्तर पे बताइए, और सर ने बोला विकास तो हो ही रहा है, फिर सरकार क्यों बदलते हैं। सच पूछिए तो हम तो यहाँ खड़े हैं, पर उधर सारे बैठे हुए बुद्धिजीवियों को ये बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि आज अगर सभी लोगों को यहाँ पे खड़ा किया गया है, मतलब मुद्दा विराट है, मतलब परेशानी है। आज मैं ये बताती हूँ, हम लोग जब अपने मॉडर्न घर को स्ट्रक्चर में डालते हैं तो अच्छा रेफ्रिजरेटर लगाते हैं, हैफले का लगाएंगे, एलजी का लगाएंगे। मैं तो बोलती हूँ गोदरेज से भी काम चला सकते हैं। बिहार की परिस्थिति आज गोदरेज के लायक है। चल तो रहा है क्योंकि राज्य है, चलेगा, लेकिन क्या अन्य राज्यों के मुकाबले वो विकास है? यही सबसे बड़ा प्रश्न है और यही मुद्दा है। आज जो जी ठीक है, समाप्त कर लीजिए बात। नहीं, आज जो हमारे यहाँ की परिस्थिति है, आज जो मैनिफेस्टो पे है, हम ज्ञान के ऊपर, शिक्षा के ऊपर बात कर रहे हैं, पलायन पे बात कर रहे हैं, विकास पे बात कर रहे हैं। जी जी, कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू कर लीजिए। सड़कों पे बात कर रहे हैं, नालों पे बात कर रहे हैं। आज देखिए, एक बिल्डर बहुत सुंदर तरीके से बोलता है कि मेरा तो भाई पूरा व्यापार ही इस पे टिका है कि हम एक सड़क बनाएंगे, बारिश में फिर टूटेगा, फिर खोदेंगे, फिर बनाएंगे, मेरी पूरी जनरेशन उस सड़क पे खाएगी। तो ये परिस्थिति में जिस दिन राज्य आ जाता है तो विकास का स्तर बहुत नीचे हो जाता है। ठीक है, सवाल जिनके पास भी हो फिर बताइए। सवाल जी, आपके पास और कोई सवाल है? पीछे से कोई सवाल हो? कई युवा साथी बैठे हुए हैं, आपके पास सवाल है, बताइए जी। क्या नाम है और सवाल किनसे? मेरा नाम आशीष कुमार है। मैं इसी स्कूल का छात्र, 10वीं का छात्र हूँ। मेरा प्रश्न चेतना मैम से है कि मैम, आप भावी प्रत्याशी के रूप में हैं, तो आने वाले समस्तीपुर के रूप में आप क्या आने वाले समस्तीपुर के लिए आप क्या स्पेशल लाएंगी, और आपका जो विचार है, आपका जो प्रयास होगा, वो समस्तीपुर की जनता के लिए कितना प्रभावी होगा, और आप जो बातें बताएंगी वो क्या सच में विचार किया हुआ है या फिर अभी अपने मन से बोल रही हैं? ठीक है चेतना जी, ये सवाल आप नोट करके रखिएगा, इस पे जवाब लेंगे। और कोई सवाल है? इधर से बताइएगा। जी चाचा जी। हेलो, मैं फैज साहब से पूछना चाहता हूं कि आपने कहा डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन का महत्व क्या होता है बिहार के अंदर? पहले जो है 1 किलोमीटर 10 मिनट में चलते थे आपकी सरकार में, आज जो है 1 किलोमीटर 1 मिनट में चलते हैं। पहले जो है जिलाधिकारी जो है समस्तीपुर से पटौड़ी जाना था तो वो गाड़ी से नहीं गए, 4 व्हीलर से, ट्रेन से गए। विकास इसके कहते हैं। आज जो है पूरे बिहार के अंदर बिजली, पहले मोबाइल चार्ज नहीं होता था, आज जो है पूरे गांव दियारा में सड़क, बिजली, पानी। आज़ादी के बाद आपने शौचालय, 500 ईंट का शौचालय नहीं बनाया पूरे देश के अंदर। सवाल मैं पूछना चाहता हूं, आपने कहा 17 महीना के अंदर हमने ये किया, 17 महीना के अंदर मुख्यमंत्री कौन थे? नीतीश कुमार थे। ये भी बताइए, विकास जो किए वो नीतीश कुमार किए, तेजस्वी नहीं किए। क्रेडिट लेने का सवाल है, ठीक है, क्रेडिट लेने का सवाल है। आप बताइए, खड़े हो जाइए, नाम बता करके सवाल किनसे है वो भी। अनिल कुमार पोद्दार, चेतना जी से सवाल है। चेतना जी से मेरा सवाल है कि आप पलायन कैसे रोकेंगी? ये मुद्दा है। बिहार का जनसंख्या 14 करोड़ होने जा रहा है, आप कैसे पलायन को रोकेंगे? ये सरकार इतनी नौकरी दी है, सरकारी नौकरी, कि पूरे भारत में इतनी सरकारी नौकरी नहीं मिली। आप कैसे पलायन को रोकिएगा? ठीक है जी, सवाल रखें, नाम बताइए। मेरा नाम नरेश कुमार हुआ। मैं यहाँ के स्थानीय विधायक के पार्टी आरजेडी से वालों से पूछना चाहते हैं कि यहाँ के युवा के लिए खेल के बारे में कभी इन्होंने कोई क्वेश्चन उठाया या नहीं? क्या इन्होंने यहाँ कोई व्यवस्था कराने की कोई विकल्प लिए या नहीं लिए? अभी तक कोई चीज़ नहीं, खेल के ऊपर कहीं से कोई संघर्ष नहीं। जबकि अपना बिहार में अपना समस्तीपुर के लड़के अच्छे कर रहे हैं, दूसरी जगह की कर रहे हैं, जहाँ के 2-2 लड़के क्रिकेट में बहुत अच्छे किए हैं। क्या अपना समस्तीपुर में व्यवस्था नहीं हो सकती थी? इन्होंने कभी उठाए या नहीं उठाए? ठीक है, कई सवाल आ गए हैं। चेतना जी बताइए कि आपका विजन क्या होगा जो आप समस्तीपुर के लिए वादा कर रही हैं, क्या वो सच में कर पाएंगी? दूसरा सवाल यहां सामने ये था कि हाँ, पलायन कैसे रोकेंगी आप?
इन दो मुद्दों पर जल्दी जवाब दे दीजिए, फिर हम उधर बीजेपी की तरफ से सवाल का एक जवाब लें। देखिए, आजकल के युवाओं में ना एक उत्सुकता है। वो पूछना चाह रहे हैं युवा से कि दीदी आपने इतनी तरक्की की, कैसे किया? आप यहाँ से निकली, आपने बहुत स्ट्रक्चर डाल दिया, कैसे किया? तो कहीं ना कहीं वो ज्ञान तो है आदमी को। जब अगर आदमी एक अंतर्राष्ट्रीय तौर पे भी बहुत कुछ कर सकता है, मतलब उसको एग्जीक्यूशन फॉर्मूला आता है। ये तो बात आप मानते हैं। अब जहां तक हमारे मैनिफेस्टो की बात है, प्रथम ही हमारा मैनिफेस्टो की लाइन है शिक्षा पर जोर। सरकारी स्कूल अच्छे नहीं हैं, प्राइवेट स्कूल की फीस हाई है। अब बच्चे, अगर आप यहाँ से +2 करेंगे तो +2 के बाद आप डेफिनेटली ग्रेजुएशन करने के लिए बाहर जाएंगे, अगर आपके माता पिता अच्छी परिस्थिति में हैं तो, राइट। लेकिन हम ये सोचते हैं कि अन्य राज्यों में हमारे राज्य के बच्चे सबसे ज़्यादा जाते हैं पढ़ने के लिए, पर क्यों नहीं यहीं पे पढ़ाई अच्छी हो जाए? तो हमारे मैनिफेस्टो का सबसे बड़ा लाइन यही है, शिक्षा पे जोर है। जब तक हर सरकारी स्कूल, हर प्रखंड में सरकार, बिहार सरकार का शिक्षा पे पूरा जोर है और उस पर लगातार काम हो रहा है। और जो मैनिफेस्टो का हमारा सबसे फर्स्ट मॉडल है, वो यही कहता है कि शिक्षा पे जोर है, अच्छी शिक्षा पे जोर है, और जो कि कम फीस में भी होनी चाहिए ताकि सबके लिए अफोर्डेबल होना चाहिए। एक शिक्षित व्यक्ति किसी के सामने हाथ कभी नहीं फैलाता है, उसकी सूझबूझ ज़्यादा रहती है। आज बिहारियों को क्यों बिहारी कह करके बुलाते हैं, या आज हमारे लेबर क्लास के लोग हैं क्यों ठगे जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन में, इसमें कहीं जाते हैं तो हर कार्यालय में देखिए 500-1000 उनको पड़ता है। आप एक डेथ सर्टिफिकेट बनाइए, मैंने खुद बनवाया, मैंने खुद हजारों रुपए दिए हैं एक सर्टिफिकेट बनवाने के। तो ये परिस्थिति तो यहाँ पर है। तो युवाओं के लिए, आपके लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण। और शिक्षा के बाद सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट रोल है कि जो एग्जामिनेशंस हो रहे हैं उसके पेपर लीक हो जाते हैं, ये सबसे बड़ी परिस्थिति है। तो ये परिस्थिति क्यों नहीं बंद होती? क्यों इतना भ्रष्टाचार भरा हुआ है कि हम अपने बच्चों की मेहनत को खुद ही खंडित करते हैं? तो उसके ऊपर सबसे ज्यादा जोर है। तीसरा, सर ने जैसे बोला कि सरकारी नौकरियां बढ़ रही हैं, सरकारी नौकरी बढ़ रही है पर जनता भी तो बढ़ रही है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। आज भी अगर आप गौर करेंगे तो मात्र 2% लोग ही हैं जो सरकारी नौकरी करते हैं, और 98% सर सरकारी नौकरी के लिए मरे जा रहे हैं क्योंकि उनके पास व्यवसाय का मॉडल नहीं है। आप क्या करेंगी पलायन रोकने के लिए, वो बताइए। वही मैं बता रही हूँ। अब पलायन रोकने का जो मुद्दा है सर, देखिए, अगर आपने कर्नाटका के फॉलो किया होगा, क्योंकि मैं अपने भारत स्तर पर ही बात करती हूँ कि हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जो सारे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के बारे में बात करते हैं, लेकिन अगर मैं भारत की बात करूँ तो कर्नाटक में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी थी एक टाइम पर। वहाँ पे तो जल की भी कमी है, अभाव है, बहुत कुछ। उन्होंने कैसे बिल्ड किया? सारे सर्विस सेक्टर को उठा करके यहाँ ले आए, आईटी को खोल दिया। आज के समय में बैंगलोर एक बहुत बड़ा आईटी हब है, सर्विस सेंटर सबसे ज़्यादा है। इसके कारण जितने पढ़े लिखे बच्चे हैं वो वहाँ पे काम कर रहे हैं, आसानी हो गई। क्या ये चीज़ हम यहाँ नहीं कर सकते? ईजिली कर सकते हैं। हम अगर लॉ एंड ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेंगे और अगर थोड़ी सरकारी परिस्थिति अच्छी हो जाए तो मुझे ऐसा लगता है इट इज़ वेरी ईजी, इसको किया जा सकता है। और ये इम्प्लीमेंटेशन करना कोई बड़ी बात नहीं है। फैक्ट्रीज, कुछ फैक्ट्रीज खोलना। आज हम सर आलू का सबसे ज़्यादा उत्पादन करते हैं। सर एक सेकंड, आज हम पहुंचेंगे आपके पास, आलू का उत्पादन, वहीं पहुंच करके आपसे सवाल लेंगे। जी लेंगे, पहुंच रहे हैं सर, पहुंच रहे हैं। आज हम लोग आलू का उत्पादन सबसे ज्यादा करते हैं, पर हमारे पास प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है उसकी, वो दूसरे राज्यों में है। वो भी हम यहाँ कर सकते हैं। बात सही बोलते हैं हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी कि 12 से 15 हजार की नौकरी करने के लिए युवा बाहर क्यों जाए? अगर एक राज्य इतना भी सामर्थ्यवान नहीं है तो फिर गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है। और इन चीज़ों पे काम जल्दी किया जाएगा। जैसे मेरी तरफ से भी मेरा एक निजी प्रयास है सर, ठीक है ना, क्योंकि मैं बहुत टाइम से, आपको पता है कि मैंने अनमोल घड़ी को एग्जीक्यूट किया था, जबकि बिहार में बड़ा मुश्किल होता है। बहुत लोग शूटिंग करते हैं, घर में शूटिंग करके चले जाते हैं। मैंने समस्तीपुर क्षेत्र को चुना और वहां पे शूटिंग की, जून में इसकी शूटिंग कंप्लीट हुई थी। तो इसका मेन मुद्दा था कि क्या हम मीडिया स्तर पे कुछ बड़ा कर सकते हैं, अपने बच्चों को रोजगार दे सकते हैं ताकि हमारे बच्चे यहाँ से बॉम्बे ना जाएं और भ्रष्टाचार और परेशानियां उतनी जहाँ झेलनी पड़े उसको। तो ये चीज अगर, यही आवाम अगर हमारी यहाँ मुड़ जाती है तो ये बच्चे, युवाओं को कितना अच्छा हो जाएगा, राज्य को भी इसका फायदा मिलेगा। इकोनॉमिक बूस्ट यहाँ होनी चाहिए, ना कि दूसरे राज्य में, पर उसके लिए मीडिया को भी अग्रसर होना है। ठीक है, एनडीए के साथी हैं। सवाल है सर कि विपक्ष जो है अभी भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे थे, कह रहे हैं कि कोई छोटा छोटा काम ब्लॉक पे जाने के बाद उन्हें पैसा देना पड़ रहा है।
क्या बात है सर, भ्रष्टाचार को लेकर सिंह साहब जी। देखिए, सबसे पहले तो नीचे से एक भाई साहब बोले थे कि ऊपर में 4 लोग जो बैठे हुए हैं वो सार्वजनिक रूप से कौन सा काम किए वो भी बताने का काम करेंगे। तो पहला, मोक्ष धाम जो बना उसका मैं मेंबर था, 9 आदमी में 1 सदस्य मैं भी था। दूसरा, हमारे बबलू भाई साहब हैं, इनके गांव में सरस्वती शिशु मंदिर है, उसका 16 रूम का जब मैं वहां का सचिव बना था तो कमरा बनवाया, आज भी वो स्कूल चल रहा। तीसरा, एक सामाजिक कार्य के लिए बहुत बड़ा संस्था खोला बनारस स्टेट में, आरएसएस का कार्यालय, वो भी सार्वजनिक ही है, वो कोई मेरा व्यक्तिगत नहीं है। और ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे उदाहरण हैं। बच गई बात फैज साहब जो कहे थे कि पलायन का जिम्मेवार कौन? जो आज 45 वर्ष के हैं, 50 वर्ष के हैं, 40 वर्ष के हैं, वो ही बाहर जाके कमा रहे हैं, या 30 वर्ष के हैं। आखिर क्यों गए बाहर? आप चरवाहा विद्यालय खोलिएगा तो शिक्षा का स्तर गिरेगा या बढ़ेगा? आपने चरवाहा विद्यालय खोलकर शिक्षा के स्तर को गिराया। लोग उस समय जो हमारे युवा साथी थे जो पढ़ के आगे बढ़ते, वो आज पलायन के लिए मजबूर हुए। कम से कम आप पलायन की चर्चा नहीं करिए। उद्योग धंधा किसके राज्य में बंद हुआ? और जो बड़े बड़े उद्योगपति थे, बिहार से उद्योगपति पलायन कर गए, किसके चलते किए? 1990 से लेके 2005 के बीच ये सभी जो पलायन किए हैं। तो जब उद्योग धंधा यहाँ नहीं रहेगा तो लोग काम कहाँ करेंगे? और एक छोटा उदाहरण, हमारे सिख भाई का यहाँ वैनी में फैक्ट्री था, 500 से ज्यादा लोग उससे जीवन यापन करते थे। बाजार में बहुत सारे व्यवसायी थे जो ज्यादा उससे जीते थे, उनके दुकान को लूट लिया गया, उनके फैक्ट्री को लूट लिया गया। ये कांग्रेस के शासनकाल में हुआ, जो कि आपके घटक के मुख्य साथी हैं। बच गई भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार का बढ़ावा, पहले तो भ्रष्टाचार चरम पर था, मैं मानता हूं जो भ्रष्टाचार है, लेकिन दवाई तो धीरे धीरे पड़ेगा ना। आज स्कूल का, सड़क का, बिजली का, बाकी चीज का विकास हुआ है, तो भ्रष्टाचार पर भी तो जो अगर लोग कर रहे हैं तो पकड़ा भी रहे हैं। पहले कहाँ होता था जी, आज जो कर रहे हैं तो पकड़ा रहे हैं, जेल जा रहे हैं। और आने वाला दिन निश्चित रूपेण भ्रष्टाचार भी समाप्त होगा। लेकिन मेरा एक सवाल ये भी है जी, 15 साल से आपके यहाँ पे विधायक हैं, यहाँ तो डबल इंजन की सरकार नहीं है। डबल इंजन की सरकार सरायरंजन में है, डबल इंजन की सरकार उजियारपुर में है, वहां सरपट सड़क पर गाड़ी दौड़ता है। लेकिन डबल इंजन की सरकार, दवाई धीरे धीरे काम करेगा, दवाई जो है वो धीरे धीरे काम करेगी, सिंह साहब का कहना है। सवाल नीचे से आया फैजुल साहब आपके लिए कि 17 महीने की जब सरकार थी तो मुख्यमंत्री कौन थे? क्रेडिट लेने का काम तेजस्वी यादव कर रहे हैं। दूसरा सवाल यह भी आया कि 3 बार से विधायक हैं, 2 यहां से इंटरनेशनल खिलाड़ी निकल गए, नेशनल लेवल पे खिलाड़ी निकल गए, क्रिकेटर निकल गए, लेकिन यहां खेल के लिए कुछ नहीं किया गया। 2 सवाल, दोनों पे प्रतिक्रिया दे दीजिए सर, क्रेडिट लेने की बात और खेल के लिए। पहले दूसरा सवाल लेते हैं, क्योंकि उससे सीधे तौर पे मैं जुड़ा हुआ जी। खेल के लिए क्या हुआ? मैं खेल संघ से जुड़ा हुआ हूं जी। आपके बगल में जो प्रभात खबर के साथी हैं वो जानते हैं, और जो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना चाहिए था, निजी तौर पे उनको इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे प्रयास से, हम लोगों के प्रयास से वो इंफ्रास्ट्रक्चर उनको मुहैया कराया गया। और आज वो क्रिकेट का बेहतरीन कैंप यहाँ चल रहा है। तो जो दूसरा खेल के लिए जो प्रयास हो सकता था वो निश्चित तौर पे निजी तौर पे भी किया गया, और दलीय आधार पे भी हम उसमें हमारा समर्थन रहा, और हम लोग मजबूती के साथ उसमें करे रहे कि खेल का विकास समस्तीपुर में खासतौर से खेल के विकास में हमारा सहयोग रहे। दूसरी चीज, एक बहुत अच्छा सवाल किया नीचे के साथियों ने कि 17 महीने में मुख्यमंत्री निधि,
यही तो बेचैनी थी कि लगाम इतना मजबूत था, नियंत्रण हमारा था इतना मजबूत आपके ऊपर कि आप बौखलाहट में थे। हमने 17 महीने में आपको नियंत्रित करके बताया कि विकास, नौकरी और कैसे सरकार चलती है। ये रहा नहीं गया ना आपसे, ये देखा नहीं गया आपसे, क्योंकि आपका चेहरा तो आप ही के पास पहुंचेंगे, आप ही के पास आपका चेहरा बात रखने दीजिए। आपका चेहरा धूमिल हो रहा था, कहीं ना कहीं आपकी रोशनी मध्यम पड़ रही थी। इसलिए आपने क्या किया, आपने तुरंत बगैर किसी कारण के नेतृत्व को खत्म करने का प्रयास किया और उनके साथ जिन्होंने कल कहा था आपका डीएनए खराब है, उनके साथ जाके खड़े हो गए। आप कसम खा के कह रहे थे कि मैं मर जाना पसंद करूंगा, मैं वहां नहीं जाऊंगा। और हमारे भाई राम सुमरन भाई ने कहा कि उजियारपुर में ये हो रहा है, वहां हो। 15 साल पे इतनी बेचैनी, और आप इतने सालों से केंद्र में भी है, राज्य में है। सवाल आपसे बनता है, हमने जो प्रयास किया विधायक के रूप में, जनता जानती है, प्रयास किया, जनता चुन चुन के भेजती है। आगे भी मैं आपको कह रहा हूं कि जनता हमको चुन के भेजेगी। मतदाता मालिक हमारे साथ है, हमने काम किया वो दिखता है जनता को। और हमारे भाई, दूसरे भाई जी दाहिने साइड में खड़े हुए थे जी, मैं इनका सम्मान करता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि ये अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं। राजनीतिक रूप से इनको अभी अपने ही पार्टी के बहुत सारे लोग इनको नहीं पहचानने होंगे और ये उनको नहीं पहचानने होंगे। ये समझ ठीक है, पर्सनल वॉर मत कीजिए। पर्सनल वॉर मैं नहीं कर रहा, पर्सनल वॉर मत कीजिए। मैं पर्सनल अटैक करने की जरूरत नहीं, मैं इनकी प्रशंसा कर रहा हूं। इन्होंने एक बड़ा गंभीर बात कही जी, जवाब दीजिए। इन्होंने कहा चीनी मिल पे इन्होंने कहा कि बेचने वालों में कब बिका। अरे वो अभी बिका। किसको बेचा? वो जूट मिल वालों को बेचा। जूट मिल वालों को बेचा तो हम हंगामा कर रहे थे सड़क पे खड़े होकर के, अरे किसको बेच रहे हो? वो तो खुद अंधा लंगड़ा लूला है, वो खुद अपनी व्यवस्था को नहीं चला पा रहा है, तुम उसको क्यों बेच रहे हो? हम तो कहते रहे। उसके बाद हमारे एक साथी ने सवाल किया, बड़ा दिलचस्प सवाल आया है, चरवाहा विद्यालय क्यों पेट में दर्द हो रहा है? भाई हमको तो चरवाहा विद्यालय पे गर्व हो रहा है। हम क्या, पूरी दुनिया को गर्व हुआ, अमेरिका को गर्व हुआ। हम जिस समाज को चरवाहा विद्यालय से जोड़ना चाह रहे थे, आपके पेट में दर्द हुआ कि वो नहीं पढ़े। प्रौढ़ शिक्षा केंद्र सरकार ने, उस समय की सरकार ने, जो लोग नहीं पढ़े थे, बूढ़े बुजुर्ग, माए बहने, उनको पढ़ाने का काम कर रहे थे। आज जो है शिक्षा को लेकर के आप जा रहे हैं हर जगह। आपने आज शिक्षा का व्यवसायीकरण कर दिया। आज जहां बैठे हुए हैं, क्या उसकी गरिमा को भी आप बहाल कर पाए? नहीं कर पाए। हम कहीं ना कहीं फेल हुए। जनता ने आपको चुना, उतने दिनों में आपने क्या किया? आज फिर वही पीछे रिवाइंड पुराना गाना सुनना है? ऐसा नहीं होगा। और राम सुमरन भाई, तुम कहते हो कि गांव का मौसम गुलाबी है, यहां जुम्मन के घर में आज भी फूटी रकाबी है। मत बोलो, नहीं, अभी बात अधूरी है, मुझे भी उतना ही समय दिया जाए। जी, और समय लीजिए। बढ़ा क्या? बढ़ा भ्रष्टाचार, दारू माफिया। आपने क्या किया? गली गली दारू बेचवाना चालू किया। सूखा ड्रग, समस्तीपुर का बच्चा एक बड़ी समस्या है। ये पूरे बिहार की समस्या है। ये मैं इस मंच के माध्यम से आगाह कर देना चाहता हूं कि आपने शराब में क्या किया? शराब को बंद किया। कहां शराब बंद है? सिर्फ सरकार के खजाने में सरकारी पैसा नहीं जा रहा है, टैक्स का पैसा नहीं जा रहा है। वो पैसा कहीं ना कहीं थानेदार और बाकी लोगों की जेब में जा रहा है, सरकार के बाबुओं के जेब में जा रहा है, डीके टैक्स में जा रहा है। आप उन बातों को समझे। आप कह रहे हैं कि लूट नहीं हुआ। यही बाजार में बड़े बड़े सोना के दुकानों को लूटा गया, बैंकों को लूटा गया। कौन सुरक्षित है? ऐसा बात नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि तुम कहते हो कि गांव का मौसम गुलाबी है, यहां जुम्मन के घर में आज भी फूटी रकाबी है। ठीक है, इसलिए बात मत कीजिए। ठीक है, शराबबंदी की बात उठी है। एनडीए पक्ष से 3 लोग हैं। आप लोग ही तय करें कि शराबबंदी पे, और कहना इनका है कि युवा जो है सूखे नशे में जा रहा है, सरकार का राजस्व घट गया है। मैं पहले बताता हूं, देखिए यहाँ 2-3 बात है। अगर आप 2005 से पहले उठाएंगे तो सारी, अगर मैंने बताया ना कि उस समय क्या स्थिति था, सब किसी से छुपा हुआ नहीं है, बोलने का जरूरत नहीं है। तो आप 15 साल में इतना खोखला कर दिए सिस्टम को, इतना खोखला कर दिए, हर तरह से जो ध्वस्त होता है ना, कोई आता है कि बगीचे को उखाड़ दो, किसी बगीचे में किसी को अगर उस तरह के व्यक्ति को भेज दीजिए कि सब तहस नहस कर दे, तो उसको बनाने और बनने में क्या टाइम लगेगा आप समझ सकते हैं। वो आप अगर कोई इमारत खड़ा करते हैं आज, बरसों लगता है, 15 साल 20 साल में कोई बड़ा मंजिल खड़ा होता है। तोड़ने के लिए जाइए,
वो ध्वस्त हो जाता है मिनटों में। आप 15 साल लगातार तोड़े हैं और उसको बना रहे हैं नीतीश कुमार, उनके विजन के वजह से ये बना है। सर शराबबंदी पे बोल दीजिए, उस पे भी मैं आता हूँ जल्दी से, फिर सवाल लेंगे, 1 घंटा हमारा पूरा हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी मैं समाप्त आता भी हूँ, कुछ करेंगे। बात तो सुन लें, मैं बताता हूँ। नहीं 1 मिनट बात सुन लीजिए, फिर बताता जल्दी से बात रखिए। और दूसरा मैं बताता हूँ, उनका विकास ही नीति है। और लोग जो बोल रहे हैं पलायन की बात, तो पता सर पलायन पे बहुत बात हो गई है, शराबबंदी पे बात रखिए, फिर हम लोगों के पास जाएंगे। नहीं, मैं बात खत्म आप कर कट टू कट जवाब दीजिए, कट टू कट जवाब शराबबंदी पे दीजिए। कट टू कट दे रहा हूँ, पहले उस पे भी मैं आ जाता हूँ तुरंत। तो पलायन का मैं बता रहा हूँ कि पहले जो गए और उसी के लिए आज जो महिला सशक्तिकरण के लिए, महिला जो के लिए जो आज ये दिया जा रहा है 10,000 रुपए, और ये जो जीविका के माध्यम से रोजगार योजना चलाया जा रहा है, ऑटोमेटिक पलायन रुकेगा और रुका हुआ है और कार्य बढ़ रहे हैं, उससे रोजगार सृजित होंगे, आधी आबादी मजबूत होगी, ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब मैं ड्रग पे आता हूँ। ड्रग की जो बात चल रही है, किसकी सर? जो आप सूखे नशे की बात। हाँ, वो ड्रग, वही ड्रग हुआ। तो ये अगर कहीं कुछ है, उस पर लगातार कार्रवाई हो रही है, पहला चीज। और जो आ रहे हैं सर, आ रहे हैं। ये कहीं से नहीं है कि कहीं दारू बंद हो जाएगा तो ड्रग चालू हो जाएगा, दारू खोल दीजिए तो ड्रग नहीं चलेगा। ठीक है, उनका कहना है भाई कि कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई बिल्कुल हो रही है और लगातार हो रही है और काम हो रही है। सर हम आरजेडी के प्रतिनिधि महोदय से पूछना चाहते हैं, अभी कुछ बोले कि लगाम, क्या आप नीतीश कुमार को पूरा कंट्रोल में, पूरा लगाम बांध के रखे हुए थे? एक दूसरी बात, अभी आपने बताया कि ये बड़े भाई राम सुमरन सिंह जी के बारे में, इनका घर बेगूसराय है और यहाँ के इनका कार्य क्षेत्र बना लिए थे, इनको हम बाहरी नहीं कह सकते हैं। अगर ये आप बाहरी नहीं कह सकते हैं तो हमारे तेजस्वी यादव क्यों डोमिसाइल को राजनीतिक मुद्दा बनाए हुए हैं? इस चीज के जवाब दीजिए। ठीक है, मुख्य रूप से डोमिसाइल नीति पे सवाल है कि आप पॉलिटिकल मुद्दा बना चुके हैं। जी, नाम और सवाल। मेरा नाम राहुल कुमार हुआ। मेरा सबसे बड़ा एक विषय है कि आज यह चौपाल जो लगा, यह समस्तीपुर विधानसभा की चौपाल। हाँ, ये मैं कहना चाह रहा था। आप लोग जो भी सवाल है वो क्षेत्रीय और जो लोकल मुद्दे पे रखेंगे तो मुझे लगता है ज्यादा सार्थक होगा। और एक सवाल मेरा है राजद के माननीय विधायक के प्रतिनिधि जो आए हुए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 15 साल के कार्यकाल में जो उनके प्रतिनिधि को यहाँ विधायक बनाया गया, उनकी 2 बड़ी उपलब्धि हमको गिना दे, मैं जनता के नाते यह जानना चाहता हूं। 2 बड़ी उपलब्धि। मैं युवा हूं और एक छात्र हूं, तो छात्र हित के नाते समस्तीपुर के जो विधायक हैं और उनके जो प्रतिनिधि आए हैं, वो जो बता रहे हैं वो 15 साल से हैं। 15 सालों में 50 बेर स्टूडेंट लोग वहां गए कि हम लोग स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लिए थे, उसमें आप लोन माफ करने का आवाज उठाइए, सिर्फ आवाज उठाना। वो लोग 15 बार में एक बार भी सुने, वो लोग भगा देते हैं और बात करते हैं कि भाई डॉक्टर मनोज को नहीं पहचानता। वो तो एक उभरते सितारे हैं। आप लोकप्रिय कहते हैं विधायक को, लोकप्रिय नहीं, वो लाख प्रिय है। वो उनको सिर्फ ठेकेदार से लाखों की उम्मीद रहती है, इसलिए वो लाख प्रिय है। ठीक है, सवाल जी रुक जाइए, इधर भी सवाल है, ले लेते। जी भैया जल्दी से और कट टू कट सवाल रखिए। दारू मुद्दा पे मैं राजद के साथ हूं। उन्होंने जो अभी आलोचना की और जदयू प्रत्याशी की मैं कड़ी निंदा करता हूं कि ये दारू रोकने में पूरी तरह से विफल है। और चेतना झाम जी से मैं सवाल कर रहा हूं, बंद करना है। एक मिनट डॉक्टर साहब प्लीज। चेतना झाम जी के जो होने वाले मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये बात कही है कि मैं जिस दिन सरकार बनाऊंगा दूसरे दिन दारू चालू कर दूंगा। क्या यह सरकार नीति है? उनकी नीति पर सवाल है। एक सवाल आगे से था, बस जल्दी से, 1 घंटा हमारा पूरा हो गया, जल्दी। 15 वर्ष में जिसमें 17 महीना सरकार रही महागठबंधन की, क्या बाढ़ का समस्या बिना बांध टूटे समस्तीपुर दह जाता है? उसका समाधान अभी तक क्यों नहीं हुआ? ठीक है, वर्तमान विधायक जी से सवाल है कि 2 बड़े काम जो आपने बीते 5 साल में, हालांकि 15 साल से विधायक हैं, तो 2 बड़े काम बीते 5 साल में। दूसरा सवाल आया शराबबंदी जो है, वो इनके लिए भी सवाल है जनसुराज पार्टी से कि भाई आप लोग कहते हैं 2 घंटे में, 4 घंटे में, 2 दिन में खोल देंगे, और विफल बात बता रहे हैं शराबबंदी पे, कह रहे हैं कि वो ठीक है, सपोर्ट है इनका। 2 सवाल है, पहले तो आप वो जवाब दे दीजिए कि सर 2 काम क्या है आपके। पहली बात तो मैं अपने साथी को और यहाँ बैठे हुए जो भी लोग हैं, मैं उनको अपडेट करना चाहता हूँ कि मैं विधायक का प्रतिनिधि नहीं, मैं पार्टी का प्रतिनिधि हूँ। तो आप इसको करेक्ट कर लीजिए कि मैं विधायक प्रतिनिधि हूँ।
है ना, मैं पार्टी का प्रतिनिधि हूं, मैं अपने पार्टी का पक्ष रखूंगा, विधायक का पक्ष नहीं रख रहा हूं, क्योंकि पार्टी से विधायक आते हैं, इसलिए जो उन्होंने किया है, सही माने में जो किया है, मैं उनकी बातों को रखता हूं। चाहे वो शहर के सौंदर्यीकरण से संबंधित हो, चाहे वो बाईपास से संबंधित हो, जो भी हो, और यहाँ के पहले ही शुरू हो चुका, मैं उनको बार बार रिपीट नहीं करना चाहता हूं, चाहे वो यहाँ भोला टाकिज से जुड़ा हुआ समस्या हो, जल जमाव का समस्या हो, सब चीजों को लेकर के हम सदन में, हमारे विधायक सदन में रहे, और सरकार नहीं है, विधायक का एक सीमा है कि विधायक अपनी बातों को वहां रख सकता है, और सवाल, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग विधायकी और विधायक विधानसभा में उठाने के सवाल को उठाने की प्रक्रिया को जानते हैं। हम विपक्ष में हैं, हमारे लिए समय जो होता है एक विधायक की हैसियत से वो बड़ा मतलब कम होता है। बहुत बार सुबह के 4 बजे भोर में जाकर के हमको वहां एक चिट्ठी गिरानी पड़ती है समस्या की, और उस समस्या की चिट्ठी को गिराने के बाद सीरियली हो सकता है 4 बज के पहले 3:59 में किसी का आ गया सवाल, वो उठा लेते हैं। इसलिए समय का बड़ा कमी रहता है। उन कम समय में भी हमने उन सवालों को उठाया है, गंभीरता से उठाया है, उन मुद्दों को लेकर के हम लोगों के बीच रहे हैं। हमारे पास भी कम समय है, तो जल्दी जल्दी बात रख लीजिए। एक बड़ी बात इन्होंने कहा, डोमिसाइल। हाँ, डोमिसाइल पूछने वाले थे। डोमिसाइल पे बात ही किया। डोमिसाइल समस्तीपुर की बात नहीं हो रही है, डोमिसाइल बिहार की बात नहीं हो रही है, डोमिसाइल बिहार के बाहर की बात हो रही है। अब आप कहिएगा कि उजियारपुर का लोग समस्तीपुर में नहीं लड़े, कल को तो ये भी कहने लगिएगा, उसके बाद कहिएगा कि भाई सुन ले, धैर्य रखिए। हाँ, आपने सवाल किया, धैर्य रखिए। किसी पार्टी के प्रवक्ता बनके, प्रतिनिधि बनकर के डिबेट को ये हो जाएगा। हाँ, ये चौपाल है, वैसे भी डिबेट नहीं है, नहीं 1 to 1 नहीं होना है। डोमिसाइल बिहार का ये है, ये बिहारियों के लिए बात हो रहा है कि जो बिहार के नौजवान हैं उनके भविष्य को हम सुरक्षित रखें, इसलिए हमने डोमिसाइल की बात की। दूसरी बात कि जो बहुत ये है कि छात्र के स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पे कह रहे हैं 15 बार गए लेकिन सुनने को तैयार नहीं है विधायक जी। छात्र स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड माफ करने के लिए, मांग उठाने के लिए रिक्वेस्ट करने गए विधायक जी के पास। मैंने बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कहा उन्होंने कि भाई वो इतनी समस्याओं की लंबी कतार खड़ी हुई है। हमने पहले ही कहा कि हम जब जाते हैं सदन में सवाल उठाने के लिए, कहने के लिए, तो वहां एक लंबा कतार है, उस कतार में लॉटरी सिस्टम से हमारा बाड़ी आता है और हम सवालों को रखते हैं। एक बात है। दूसरी बात है कि सिर्फ शराब की बात नहीं है, इन्होंने महिलाओं की बात अभी कर दी, और अभी बगल में बैठे हुए भाई डॉक्टर मनोज साहब, इन्होंने महिला उत्थान की बात कह दी। मैंने करीब से देखा है, मैं राजनीति से पिछले 30 साल से जुड़ा हुआ हूं, मैं करीब से जानता हूं राजनीति को और हाशिए पे खड़े उस हर व्यक्ति को। बिहार की ऐसी कोई गरीब महिला नहीं है जो कर्ज के बोझ तले दबी नहीं हुई है, ठीक, जो साहूकार के चंगुल में नहीं है, ठीक। आप जाकर के झांक के तो देखिए, ठीक, वो बंधुआ मजदूर बन करके काम कर रही है, यही महिलाओं का उत्थान है आपके। ठीक है रहमान साहब, ठीक, आप एक छोटी सी प्रतिक्रिया दीजिए कि शराबबंदी पे कहती हैं आप, आपके पार्टी कहते हैं 2 घंटे में या 2 दिन में शराब खोल देंगे, ये मानते हैं कि ये ठीक नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि शराबबंदी जैसी कोई चीज नहीं है। मैं हर विधानसभा, मतलब मैं अपने हर क्षेत्र में जा रही हूँ, हर पंचायत में जा रही हूँ, कई सभाएं कर रही हूँ, सारे परिवार के लोग, जितनी स्त्रियां नारियां हैं, आकर के रो रही हैं कि जो चीज 100 रुपए में मिलती थी वो 500 रुपए में मिल रही है। अब परेशानी है कि जो उनके बच्चों पर खर्च हो जाता पैसा, अब वो उस तरफ जा रहा है। अच्छा, पीने वाले को आप कैसे रोकिएगा? तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, आप एक दिन भोजन मत कीजिए, दूसरे ही दिन आप ब्रेकफास्ट पे टूट पड़ेंगे। ये विड्रॉल सिम्टम होता है। अगर किसी चीज की एडिक्शन होती है, उसको धीमी गति से बांधा जाता है। आप इमीडिएटली बोलेंगे कल से कुछ नहीं मिलेगा, तो बच्चे डर के मारे सूखे नशे पे जाएंगे, और वो भी ऊर्जा जो है बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया जाएगा, उसमें मरेगा कौन? हमारे युवा ही मर रहे हैं, क्योंकि जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं, जो एडिक्शंस हैं, वो हमारे युवाओं के लिए सबसे ज्यादा परेशानी का कारक बन रही हैं। और आप एक बात सर, पलायन का मुद्दा बिल्कुल अलग है, पलायन का मुद्दा बिल्कुल, आप 5 मुद्दों को कैसे एक साथ लीजिए, एक के ऊपर बात रखिए चित्ता जी। तो जब शराबबंदी की बात होती है तो मैं ये बोल रही हूं कि किसी माफिया, आज आप बताइए सरकार शराब घुसती कैसे है अंदर, क्षेत्र के अंदर? हर एक तरीके का स्ट्रक्चर होता है, तभी तो मतलब माफिया उजागर है। तो अगर वही धन अगर सरकार को मिलता है तो सरकार उससे सड़क नाले
बहुत सारी चीजों का अच्छा कुछ कर सकती है, लेकिन उस सिस्टम को फ्लॉ कर देना है और बोलना है नहीं नहीं भैया शराब बंदी कर दीजिए। आपको पता है इतने कई राज्य हैं जहां पे वाइनरीज के कंपैरिजन आप देखिएगा उनकी जीडीपी ग्रोथ फैक्टर बढ़ जाती है। और बात एडिक्शन की, अब आपके ऊपर है आप कितना खाएं या कितना पिएं, ये तो आपके ऊपर है। दूसरी मुद्दे की बात ये है सर, आज मैं जितना भी ये सुन लिया मैंने भाषण, मुझे एक बात तो पक्की लगी कि बड़ा आसान है, सबको 15-20 साल दिए गए हैं। वो बोलती है डबल इंजन की सरकार कुछ नहीं कर रही, ये बोलते हैं 15-20 साल से आपकी केंद्र की सरकार कुछ नहीं कर रही, सेंटर में है वो कुछ नहीं कर रहा। आप एक दूसरे को ही बोलेंगे ना, इसी वजह से ही जनसुराज एक विकल्प के तौर पर उठकर आया है, इसी ही वजह से। ये बहुत गंभीर टॉपिक। ठीक है चेतना जी, देखिए हमारे इस कार्यक्रम की एक तय समय सीमा है, 1 घंटे का समय था, करीब 1 घंटे 20 मिनट हमारा इस कार्यक्रम शूट हो चुका है। अब सवाल तो हम नहीं लेंगे, हालांकि समस्याएं कितनी भी हो जाएं, कुछ ना कुछ समस्याएं रहेंगी। जितना सवाल हो सका हमने लिया है। देखिए आप सभी जनता का, जो समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र की जो जनता यहां बैठी है और जो मंचासीन प्रतिनिधि हैं, सबका उद्देश्य यही है कि कैसे समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र को विकसित किया जाए, कैसे उसे संयोजा जाए और कैसे सुंदर बनाया जाए। यह धरती है कर्पूरी ठाकुर की। हालांकि शुरुआत मुझे इसी से करना चाहिए था, बात में यह रह गया। तो अंत में मैं कह दे रहा हूं, आज हमारा जो यह कार्यक्रम है वो समस्तीपुर जिले के समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र में है। यहीं से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर बिहार के जननायक के नाम से प्रसिद्ध, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, गरीबों, अति पिछड़ों, दलितों के, अति पिछड़ों के आवाज कर्पूरी ठाकुर का जन्म हुआ था। हम वहां पहुंचे, वहां का रिपोर्ट दिखाए, वहां गली गली गांव गांव घूमकर लोगों से हमने बातचीत की और आपको दिखाया कि कैसे जननायक कर्पूरी ठाकुर के जो सपना था बिहार कैसा हो, आखिर उनका गांव उस तरीके से विकसित हो पाया या नहीं, वो सपना क्या अधूरा रह गया, हमने उस रिपोर्ट में दिखाया है। आप सभी का एक उद्देश्य है कि समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र को कैसे विकसित किया जाए। अब हम, चूंकि ये कार्यक्रम हमारा अंत पड़ाव पे है, हम ये कार्यक्रम अपनी जनता को, अपने वोटर को जागरूक करने के लिए निकले हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। तो अंत में हम एक लोकतंत्र की रक्षा के लिए शपथ लेते हैं। अब वो हमारा कार्यक्रम है कि हम अब शपथ लेंगे और इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। आप सभी से आग्रह है कि आप सभी अपने अपने जगह पे खड़े हो जाएं। एक लाइन बोलने दीजिए, उसका शपथ ले। जी जल्दी से एक लाइन समाप्त कीजिए, फिर हम शपथ लेते हैं। अपने अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। देखिए एक बात हम कहने जा रहे हैं कि समस्तीपुर के विकास में एक लाइन कि अगर आप पता करेंगे तो पता चलेगा कि विधायक जी का गली भी पानी से भरा रहता है और गांव का गली भी भरा रहता है। ठीक, तो ये स्थिति है, तो यहाँ बदलाव जरूरी है। दूसरा लाइन मैं बोलने जा रहा हूँ, विकास और भ्रम की आगे की लड़ाई है। और वो भ्रम क्या है, हमारा सिस्टम है, नीतीश जी का विकास ही मुद्दा है और विकास पे आए हैं, विकास करते रहेंगे, भ्रम में नहीं पड़ना है। डॉक्टर साहब ठीक है, इसलिए इसी को आगे बढ़ाना और फिर से एनडीए ठीक है। धन्यवाद। चलिए आप सभी भैया, आप सभी से आग्रह है अपनी जगह पे खड़े हो जाए, अपनी जगह पे खड़े हो जाए। एक लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम शपथ लेंगे। अपना दाहिना हाथ आगे की ओर करेंगे और दोहराएंगे। मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने वोट की कीमत को पहचानता हूं। मैं वादा करता हूं कि मैं मतदान अवश्य करूंगा, क्योंकि यह मेरा अधिकार ही नहीं बल्कि मेरी जिम्मेदारी भी है। बिहार जागे, देश आगे। आप सभी कृपया बैठ जाइए। यह कार्यक्रम आप समस्तीपुर जिले के समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र से देख रहे थे। कार्यक्रम कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो को आप प्रभात खबर के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर देख सकते हैं। अब इस कार्यक्रम की समाप्ति हम चूंकि कर्पूरी ठाकुर के इस धरती से कर रहे हैं, तो उनकी 4 लाइन और 4 शब्द के साथ यह कार्यक्रम हम समाप्त करेंगे। उन्होंने कहा था कि अधिकार चाहो तो लड़ना सीखो, अधिकार चाहो तो लड़ना सीखो, पग पग पर अड़ना सीखो, जीना है तो मरना सीखो। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए प्रभात खबर। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।